गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम एट सचिन मेरा क्लासेस। और आज आप लोगों का CFR का CMA फाइनल का पेपर था। हर बार की तरह हमारी कोशिश है कि जैसे ही पेपर हो तो आपको पेपर के बारे में, उनके MCQs के आंसर क्या है, पेपर कैसा था, वो हम डिस्कस करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सचिन मेरा क्लासेस पिछले 22 सालों से जयपुर में अपनी क्लासेस सक्सेसफुली चला रही है। हमारे यहाँ CMA, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल की ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड तीनों मोड पर क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 ईयर्स के अंदर दिसंबर 19 से लेके आज तक हमने 65 ऑल ओवर इंडिया रैंक सिक्योर की है, जहाँ पे बच्चे सारे सब्जेक्ट एक ही जगह लेते हैं और सब सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा क्लासेस ली जाती है। मेरे साथ है आज CA आदिश बंसाली सर, है ना, जिन्हें 15 ईयर्स का CFR सब्जेक्ट का अनुभव है और वो आपको आज के पेपर के बारे में बताएंगे कि पेपर कैसा था और क्या नहीं था। सर अगेन क्या कहेंगे आज के पेपर के बारे में आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर आज का जो पेपर है मतलब बहुत इजी पेपर बनाया गया है CFR का। MCQs की अगर हम बात करें तो बहुत बेसिक नॉलेज के MCQs थे, मतलब कोई इन डेप्थ नॉलेज इन्होंने इस बार के CFR के पेपर में चेक नहीं की। एज वेल एज सब्जेक्टिव में भी कुछ एक आध क्वेश्चन अगर हम लें तो दैट मॉडरेट नॉलेज, बट बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस थे सब बेसिक नॉलेज पर बेस्ड थे आज के। सर जैसा कि अभी आप अपन दोनों चर्चा कर रहे थे कि इस बार का पेपर आपके हिसाब से मतलब इन प्रीवियस टू ऑल द पेपर सबसे आसान पेपर था, आप ऐसा कहेंगे? बिल्कुल सबसे आसान पेपर कहेंगे इसको हम। मतलब मैं मानता हूं कि एक एवरेज जिसने थोड़ा बेसिक स्टडी भी की हुई है तो ही कैन स्कोर 75 प्लस इन दिस पेपर। ओके, मतलब ऐसा पेपर था। बिल्कुल पेपर मतलब जैसा कि आप पोस्ट ऑडिट सब्जेक्ट भी आप ही लेते हैं और आपने बताया था कि वो पेपर भी बहुत सिंपल, उसमें 30 से 30 में सिक्योर करते हैं MCQ में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आज के पेपर में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल सर, आज के MCQs तो मैं बोलूंगा शायद ऑडिट से भी ज्यादा इजी थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं इस पेपर को लेकर कि कैलकुलेशंस बहुत आएंगी। बट आज के CFR के पेपर के जो MCQs थे वो बिल्कुल मतलब हर टॉपिक के बेसिक आइडिया से रिलेटेड थे। ओके, तो सर बच्चों का ज़्यादा समय ना लेकर आप एक बार आज के पेपर के बारे में पूरा डिटेल, MCQs वगैरह और जो सब्जेक्टिव पेपर था वो कैसा था, कहाँ से आया, ये आप बताएंगे सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने स्टार्ट करते हैं अपने MCQs पर। देखिएगा आपका जो फर्स्ट MCQ में जो बेसिकली आपका इंडेक्स 108 की एक कंडीशन थी कि अगर टोटल एक्सटर्नल reported by the operating segment constitute 75% entities revenue, then additional operating segment should be identified as a reportable segment। तो हमने ऑलरेडी इस कंडीशन को अपनी क्लासेस में कवर किया है कि अगर एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 75% से कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल सेगमेंट को हमें रिपोर्टेबल बनाना होता है। तो द आंसर इज A, which is less than 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल बेसिक पर कि कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट किस कंपनी को होती है। तो देखिएगा वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस कि इंडेस 110 यानी जहां पर आपके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, सब्सिडरी होल्डिंग, कंसोलिडेशन करना ही है। एज वेल एज आप जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ले लेते हैं तो भी आपको क्या करना होता है, कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में 20% और मोर वोटिंग पावर, जहां हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जॉइंट कंट्रोल है और एज वेल एज हमारे पास सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। तो ऑल थ्री आर द कंडीशंस जिसमें कंपनी को क्या बनाना पड़ता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। देखिएगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग के फीचर्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग डबल एंट्री पर बेस्ड है, यस। एडहेरेंस टू द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बिल्कुल। बैंकों के थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं, यस। अ नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटिंग में भी हमने कई तरह के फंड्स की बातें की थी कि फंड्स आर मेंटेन्ड फॉर एवरी एक्सपेंडिचर्स। तो थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर क्या बनेगा हमारा, ए, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। फोर्थ,
देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा गवर्नमेंट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल नहीं है? तो पब्लिक फंड्स का यूटिलाइजेशन का रिपोर्टिंग करना, बिल्कुल यस। एक्सपेंडिचर को सब हेडिंग, मेजर हेड, माइनर हेड, यस। बजट बेस्ड अकाउंटिंग है, यस। सिंगल एंट्री सिस्टम, नो, क्योंकि डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वही फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग में। और आप देखें तो ऊपर इसी से रिलेटेड हमारे पास यहां भी एक क्वेश्चन था कि डबल एंट्री सिस्टम इज अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, देन उसी चीज को इन्होंने यहां पूछ लिया। तो द आंसर इज डी, सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। नाउ अगला क्वेश्चन, अगेन अ वेरी वेरी बेसिक और सिंपल क्वेश्चन कि इंडेस 103 के तहत एनसीआई का वैल्यूशन कैसे किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? तो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि एनसीआई का जो वैल्यूशन है वो या तो फेयर वैल्यू पर या फिर प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड। सो द ऑप्शन इज सी। फाइनेंशियल असेट क्या होती हैं? देखिएगा, फाइनेंशियल असेट, इंडेस 109, a basic definition of financial asset we will discussed in class specifically कि फाइनेंशियल असेट में क्या क्या आता है। कैश आता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल आता है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो आपको कैश या राइट टू रिसीव कैश प्रोवाइड करते हैं आता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो दैट मीन्स फाइनेंशियल असेट्स आर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी हमारी क्या है? फाइनेंशियल असेट हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रेजिड्यूअल इंटरेस्ट को बताता है, यानी जब आप अपनी असेट्स में से सभी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं तो रेजिड्यूअल इंटरेस्ट किसका होता है? इक्विटी का। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो उस रेजिड्यूअल इंटरेस्ट को डिफाइन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो 7th का आंसर हमारा ए। 8, ऐसी रिपोर्ट जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड डिस्क्लोजर देते हैं, तो नो डाउट दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर है ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट। 9, नाउ दिस इज अवर प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक कंपनी है जिसने एक रिसर्च कंडक्ट की है और सेल्फ चार्जिंग बैटरीज इन ऑल इट्स व्हीकल्स। 15 लाख रुपए लास्ट ईयर में आप रिसर्च पर खर्च कर चुके हो। ड्यूरिंग 23-24 इट इनकर्स 5 लाख ईच मंथ एज अ पार्ट ऑफ इट्स रिसर्च एक्सपेंडिचर, बट ऑन 1 मई 23 डायरेक्टर फाउंड दैट रिसर्च इज सक्सेसफुल एंड इज गोइंग टू ब्रिंग अ कैश फ्लो ऑफ 300 lakh in the coming year to the company. Calculate the impact of the above transaction in the financial year 31st March 24 in the books of Milky Way Limited. Now, करंट ईयर में आपने जो खर्चा किया है वो टोटल खर्चा हुआ है 5 लाख इंटू 12, दैट इज 60 लाख। इसमें से उसने क्लियर बोला है कि 1 मई को हमें पता लगा कि रिसर्च सक्सेसफुल, यानी डेवलपमेंट स्टेज विल स्टार्ट। तो अप्रैल का जो महीना है उसके 5 लाख तो हम क्या करेंगे? रिसर्च मानते हुए एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद मई से लेकर मार्च तक जो हमारे 11 मंथ हैं, तो दैट इज 55 लाख विल बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल असेट। द ऑप्शन इज सी। जो 5 लाख हैं वो हम एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे, और जो 55 लाख हैं उसको हम क्या करेंगे? एज अ इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड कर देंगे। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गुडविल का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको क्या करना है? गुडविल का वैल्यूशन करना है। तो देखिएगा, सुपर प्रॉफिट निकालिए। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास 7 लाख एवरेज प्रॉफिट है, माइनस
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, 4.5 लाख हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 2,50,000। नाउ एन्यूटी वैल्यू दे रखी है मल्टीप्लाई बाय 3.1699, तो मल्टीप्लाई कीजिए 250 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल बी द आंसर, 792,475। दिस इज अवर आंसर। क्लियर बिल्कुल। तो हमारे 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एक कंपनी है लीज्ड अ मशीन विथ अ फेयर वैल्यू ऑफ 165 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years अंडर अ फाइनेंस लीज। कंपनी ने अपनी एक असेट क्या करी है, लीज पर प्रोवाइड की है। Initial direct cost incurred in negotiating the lease were rupees 1250. The present value of the minimum lease payment discounted at the rate implicit of the lease is 158,400. Under the requirement of Ind AS 116 leases, the amount for which machine be recognized in the company's financial statement. Now, हमें ये पता है कि लीज के ट्रांजैक्शन दो व्यू पॉइंट से चलते हैं, लेसर और लेसी, लेसर एंड लेसी, ठीक है। तो अब यहां पर हमें किसके व्यू पॉइंट से जाना है, देखो ये बोल रहा है कंपनी प्रोवाइड लीज्ड अ मशीन, तो यानी वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेसर, ये लेसर है, लीज्ड पर उसने एक असेट दी है। अब अगर हम लेसर के व्यू पॉइंट से बात करते हैं तो आपका जो रिकॉग्निशन होता है वो नेट इन्वेस्टमेंट पर होता है, दैट मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज रेंटल्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज रेंटल्स, तो वो प्रेजेंट वैल्यू उसने आपको निकाल कर दे रखी है। तो द राइट आंसर इज 158,400, 158,400। नेक्स्ट, अगेन अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। क्या होता है इंपेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल। तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट बताते हैं, असेट की कॉस्ट थी 120 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 45, तो कितना आ गया, 75,000 हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया। रिकवरेबल अमाउंट दो में से हायर होता है, एक तो होता है नेट सेलिंग प्राइस या फेयर वैल्यू ऑफ, नेट फेयर वैल्यू, मैं एनएसपी की जगह वर्ड यूज करता हूं नेट फेयर वैल्यू। कैसे निकालेंगे, 65 माइनस 4, तो दैट इज 61, और वैल्यू इन यूज आपको दे रखा है 68, तो विच एवर इज हायर, तो रिकवरेबल अमाउंट इज 68, हेंस आपका इंपेयरमेंट लॉस हो गया 75,000 माइनस 68, तो 7,000 हमारे पास इंपेयरमेंट लॉस आ गया। 75 माइनस 68, 7,000 हमारे पास क्या आ गया, इंपेयरमेंट लॉस। तो द ऑप्शन इज डी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बेसिक, बार्गेन परचेज मांगा है, बार्गेन परचेज इंड AS 103, अ बेसिक क्वेश्चन टू कैलकुलेट बार्गेन परचेज। तो आइएगा, हमारे पास कंसीडरेशन अमाउंट कितना है, 600, इसमें हमने प्लस कर दिया NCI 90, हमारी टोटल वैल्यू आ गई 690 माइनस नेट असेट, नेट असेट निकालिए। आइडेंटिफाइबल असेट दे रखी है 925 की और माइनस लाइबिलिटी की वैल्यू है 150, तो 775 लीजिए। तो बार्गेन परचेज बताइए कितना आ गया,
हमारे पास 85 का बार्गेन परचेज आ गया। बताइए, क्लियर? तो 13th क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है दैट इज 85। 14th, एज पर इंडेस 28 जब एक एंटिटी जो है वो कौन सा मेथड फॉलो करती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में, द नेम ऑफ द मेथड इज इक्विटी मेथड। तो यानी जब इंडेस 28 लग रहा है तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे अपना इक्विटी मेथड। नाउ 15th क्वेश्चन इज फ्रॉम ईवीए कॉन्सेप्ट। आइएगा, अगर हम ईवीए पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 17,50,000, इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स एट द रेट 30%। बताइए, 17,50,000 टैक्स कितना बना? 5,25,000। ठीक है, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गई 12,25,000। नाउ अब हम ROOC, रिटर्न ऑन कैपिटल, ऑपरेटिंग कैपिटल, तो 12,25,000 आपने कमाए टोटल 80 लाख के ऊपर, डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू 100। तो बताइए ROOC कितनी आई आपकी? इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिएगा 12,25,000 डिवाइडेड बाय तो ये आ गया आपके पास 15.3125। नाउ अब हमारा ईवीए का फॉर्मूला लगा देंगे। 15.3125% माइनस 12% मल्टीप्लाई बाय 80 लैक्स। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये हो गया 15.135 माइनस 12, तो यानी 3.3125। 80 लाख इंटू 3.3125%, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 2,65,000। दिस इज अवर ईवीए वैल्यू। तो यानी आपका आंसर क्या आ गया? 2,65,000। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो देखिए स्टूडेंट, एज पर माई नॉलेज और एज पर माई ओपिनियन मैंने आपको सभी एमसीक्यू के आंसर्स बता दिए हैं। बट फिर वही बात है कि इन केस अल्टीमेटली हमारा जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट है उसकी ही जो सजेस्टेड गाइडलाइंस हैं, हमें आंसर्स उन्हीं के प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, बट एज पर माई ओपिनियन मे बी पॉसिबल कि कुछ एक आध जगह पर मेरी ओपिनियन मैच ना करे, बट एज पर माई बेस्ट नॉलेज मैंने आपको सभी एमसीक्यूज जो आज के पेपर में आए मैंने उन सबको आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब हम थोड़ा सा पे सेक्शन बी को अगर डिस्कस करें तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पीपीई का था कि बेसिक अगर आप रीवैल्यूशन करते हैं तो रीवैल्यूशन की अकाउंटिंग किस तरह से होगी और रेवैल्यूशन के बाद डेप्रीसिएशन की कैसे कैलकुलेशन होगी, ये बताना था। नाउ अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, आपको कैरिंग अमाउंट निकालना था, वैल्यू इन यूज निकालना था, इम्पेयरमेंट लॉस और रिवाइज कैरिंग अमाउंट। इस तरह के काफी क्वेश्चन मैंने आपको क्लासेस में करवाए हुए हैं।
इंडेस 102, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि आपने अपने एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन दिया शेयर्स लेने का, 3 साल की सर्विस। देन ये क्वेश्चन सिमिलर बिल्कुल हमारे स्टडी मटेरियल में, जो आपको सचिन अजमेरा क्लासेस से मैंने अपना स्टडी मटेरियल दिया है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके पास वहीं पर था। तो ये आपका 102 का क्वेश्चन है। नाउ सिमिलर दिस पैटर्न क्वेश्चन हमने क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का किया हुआ है, और अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो क्लासेस में बहुत बार इस चीज को लेकर के डिस्कशन हुआ था कि आपको अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसमें किसी भी करंट असेट का रिवैल्यूएशन नहीं आता। अगर आप याद करेंगे तो हमने बिल्कुल कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे कि जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट एफएमपी निकालने के लिए हम करंट असेट के एडजस्टमेंट को इग्नोर करते हैं, जिस केस में हमें एवरेज प्रॉफिट अगर दिए हुए होते हैं। तो इस चीज को लेकर हमारे पास क्या था, ये एक क्वेश्चन था जिसमें ये भी बार बार मैंने क्लासेस में बताया था कि अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो ऑपरेटिंग नहीं है, भले ही वो एवरेज है, लेकिन वो एवरेज प्रॉफिट होने की वजह से उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ी हुई है। तो आप जब गुडविल वैल्यूएशन करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये गुडविल का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद एनबीएफसी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन, 7 मार्क्स, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका एनबीएफसी से। देन आफ्टर दैट आपके पास बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी जो रिकंस्ट्रक्शन, लगातार थर्ड अटेम्प्ट इन न्यू सिलेबस, लगातार मैं बार बार आपको बोल रहा हूं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का तीसरा अटेम्प्ट है। आप पिछले तीनों पेपर उठा लें, हर अटेम्प्ट में आपका इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से मांग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई कंपनी टेक ओवर करने के लिए बन रही है जिसमें आपको फेयर वैल्यू दी हुई है, कंट्रोल टेकन बाय द मैनेजमेंट ऑफ एमएस लिमिटेड। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद PQR, अगेन मैंने क्लासेस में बताया था, चेन होल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये चेन होल्डिंग का क्वेश्चन है PQR लिमिटेड का, जो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है हमारा कंसोलिडेशन का, जिसमें आपको कंसोलिडेशन से रिलेटेड बेसिक चीजें करनी थी और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी थी। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन, अगेन कॉस्ट ऑडिट में भी आपका ये वैल्यू एडेड का क्वेश्चन आया था, और अगेन CFR में भी 7 मार्क्स का एक बेसिक क्वेश्चन आया है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने का। थ्योरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से रिलेटेड थ्योरी थी। ठीक है, रोल ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक फंड एंड कंटिजेंसी फंड्स। देन अगेन इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल था आपका 35% एक्वायर, यानी अगर आप देखें तो इंडेस 28 का एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था इक्विटी मेथड का। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एज पर माय ओपिनियन आपका आज का CFR का पेपर बहुत बेसिक पेपर था, और ऑलमोस्ट अगर आपने थोड़ा भी स्टडी किया है तो आज के पेपर में आप आसानी से 75+ स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। लेटर ऑन अगले वीडियोस में हम ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं मैं इनको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा।